हेलो गाइज, आपका स्वागत है यू ट्यूटोरियल में। आज मैं जनरल साइंस का पार्ट 4 शुरू करने जा रहा हूँ। 15 ऑब्जेक्टिव मैं और लेके आया हूँ। इसी के साथ टोटल 60 ऑब्जेक्टिव का हम एक सफ़र पार कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। जनरल साइंस के साथ कुछ एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जोड़े हैं। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय। देखो गाइज, यहाँ क्वेश्चन है फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय। फ्लड्स का मतलब हम लोग जानते हैं बाढ़ को कहते हैं। कैसे हम उसको रोक सकते हैं? तो ऑप्शन है अफॉरेस्टेशन, रिमूविंग टॉप सॉइल, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर। देखो, हम लोगों को जितने भी चीज़ें हम लोग कहते हैं कि जो फ्लड्स है, बाढ़ आता है, उसको सबसे अच्छा अगर रोकने का तरीका है तो उस इलाके में ग्रीनरी बढ़े। इट मीन्स पेड़ों का लगना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो। तो ओवरऑल जो पेड़ों को हटाने को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। सिमिलरली पेड़ों के लगाने को हम क्या कहते हैं? इसका अपोजिट है विच इज़ कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। तो फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय अफॉरेस्टेशन। बाकी जो जो बी और सी ऑप्शन है, इसके इन्हीं की वजह से फ्लड्स आते हैं। तो ए इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम ऑन क्वेश्चन सेकेंड। नर्मदा बचाओ आंदोलन वॉज टू। अच्छा देखो, यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन आया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये मैंने एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर डैम बनने के अपोज के लिए एक आंदोलन शुरू करा गया था। और इसके जो मुख्य कार्यकर्ता थे, इस आंदोलन को चालू करने वाले थे, तो एक तो मेधा पाटेकर थी और दूसरा बाबा आमटे थे। इन दोनों ने मिलकर इस आंदोलन को शुरू करा। मेनली जो इसका काम ये था, वो नर्मदा को सेव करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे जो डैम्स बनाए जा रहे थे उनकी हाइट और जो उस डैम के बनने की वजह से आसपास के जो एनवायरनमेंट को तहस नहस हो रहा था, उसको वो लोग रोकना चाहते थे। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये गुजरात में शुरू हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, और सरदार सरोवर डैम की वजह से। तो आप इसका आंसर सिंपल है, सेव नर्मदा। और इससे अलग क्वेश्चन क्या बनता है? इस आंदोलन को शुरुआत किसने करा? तो मेधा पाटकर और बाबा आमटे। तो ये इसके आंसर है। मेधा पाटकर एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटलिस्ट रही हैं और हैं भी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आपको, मुझे लगता है, क्लियर हो गया होगा। मैं अभी बेसिक बातें बता रहा हूँ। इस टॉपिक पे आप कहेंगे तो मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा। नाउ कम ऑन क्वेश्चन थर्ड। द फुल फॉर्म ऑफ यूवी रेज। देखो, यूवी रेज मैंने बताया था, एक सन के अंदर से एक यूवी रेज प्रोड्यूस होती हैं जो बहुत ही हार्मफुल रेज होती हैं। अगर ये हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो कैंसर और स्किन डिसीजेस प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से। और इसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ए इसका आंसर होगा अल्ट्रा वायलेट, है ना? तो आंसर विल बी ए। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इन राजस्थान हैज़ अ रिलीजियस टेनेट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये क्वेश्चन का मतलब है, ऐसी कौन सी कम्युनिटी है राजस्थान की जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए हमेशा काम करती रही है? तो ऑप्शन है अग्रवाल, जायसवाल, बिश्नोई, जैन। इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी बताया था। बिश्नोई एक कम्युनिटी है राजस्थान की। बिश्नोई एक्चुअली उन्हें कहते हैं जो विष्णु की पूजा करते हैं, उस तरीके से इनका नाम पड़ा बिश्नोई। और ये जो कम्युनिटी है, ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंतित रही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। बल्कि आज से ही नहीं, हम इसके लिए हम कहते हैं 18th सेंचुरी से ये लोग लगे हुए हैं। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी में जो मैंने आपको अमृता देवी बिश्नोई बताया था, 363 मेंबर्स थे उनके साथ उस गांव में। और वहाँ पे राजस्थान में जब पेड़ काटे जा रहे थे राजाओं के सोल्जर्स के द्वारा, तो उन महिलाओं ने मिलके और कई लोगों, गांव के कई 363 लोगों ने मिलके अपना बलिदान दिया था उन पेड़ों को बचाने के लिए, उस फॉरेस्ट को बचाने के लिए। और जब से ये लोग काफ़ी, ये जो राजस्थान की कम्युनिटी है, काफ़ी फेमस मानी गई है। तो इसका आंसर है बिश्नोई। ये एक कम्युनिटी है राजस्थान की जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती आई है हमेशा से। आंसर विल बी सी, बिश्नोई। नाउ क्वेश्चन 5। वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड विच। वाटर हार्वेस्टिंग कैसा मेथड है और उससे क्या होता है? ऑप्शन है इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, not practiced in modern day, has no relation with groundwater, decreased groundwater level। तो देखो, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग जो हम या वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपल सा मीनिंग ये है
कि पानी को इकट्ठा करने का एक साधन। हम पानी को कैसे इकट्ठा करें ताकि जो आजकल जो पानी की कमी पूरी दुनिया में होती जा रही है उसको हम उससे ओवरकम कर सकें, उससे ऊपर जा सकें, मतलब जो पानी का हमें वेस्ट नहीं करना है पानी को। तो इसके लिए एक मेथड होता है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर हार्वेस्टिंग, और जिसका मेन पर्पस होता है ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा के चलना। तो आंसर ए इसका ठीक है। ग्राउंड वाटर लेवल अगर बढ़ेगा तो जो शहरों में जो पानी की कमी है वो धीरे धीरे ख़त्म होगी, और जो हैंडपम्प आजकल कई हैंडपम्प में पानी नहीं आता, कुएँ सूखे पड़ते जा रहे हैं, तो उनमें भी पानी का लेवल हमेशा बढ़ता चला जाएगा। तो वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ मेथड विच इंक्रीजेस ग्राउंड वाटर लेवल। ए इज़ द आंसर। कम ऑन क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ कोलीफॉर्म। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कोलीफॉर्म क्या होता है। एक्चुअली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो ऑप्शन इसका ए ठीक है। 4 ऑप्शन में ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ डिसीजेस। आंसर ए विल बी राइट, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। कोलीफॉर्म इज़ अ टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसमें कई तरीके के बैक्टीरिया और स्पेशली ये एक्वेटिक लाइफ में मिलने वाले बैक्टीरियाज होते हैं। इनकी जो मोस्ट प्रोबेबल शेप होती है वो रॉड शेप होती है। एक इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मैंने लेफ्ट हैंड डायग्राम में दिया भी है, आप लोग देख सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है कोलीफॉर्म। तो ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा गया, स्पेशली CHSL और CGL जैसे एग्जामों में इसको बहुत पूछा जाता है कि कोलीफॉर्म क्या होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया होते हैं ये मोस्ट प्रोबेबली रॉड शेप होते हैं। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 7, एनवायरनमेंट डे फॉल्स ऑन। एनवायरनमेंट डे कब आता है। एनवायरनमेंट डे मीन्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। मैंने बताया था एनवायरनमेंट से रिलेटेड 28 फरवरी, 23 मार्च, 5 जून, 16 अगस्त। तो आंसर विल बी 5 जून। 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, और इसका मोटिव हर साल एक नया रहता है। तो इसको भी आप लोग देखें कि क्या इसका इस साल का मोटिव था और इसकी जो थीम थी क्या थी इस साल की। मैं भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इस साल की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी। ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन 8, द pH रेंज मोस्ट कंड्यूसिव फॉर लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट एंड एनिमल इज। द pH रेंज मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, मैंने तो नहीं बताया। pH रेंज क्या होती है। pH एक्चुअली एसिडिटी और बेसिक नेचर को बताने के लिए एक स्केल है जिसमें 0 से 14 नंबर होते हैं। तो एक pH क्या है, एक स्केल है जो बताता है कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेसिक है नेचर में, कौन सी चीज़ अम्ल है, कौन सी चीज़ क्षारीय है ओवरऑल जो नेचर में। तो pH का जो स्केल होता है वो 0 से 14 तक चलता है। 0 वाला ज़्यादा एसिड होता है और जो 14 वाला होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में बेसिक होता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो फ्रेश वाटर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको रहने के लिए जो पानी के अंदर कितने pH रेंज तक की वैल्यू सही रहती है। तो देखो गाइज, जो 0 से 14 के बीच जो 7 हिस्सा होता है दैट इज़ द न्यूट्रल पार्ट ऑफ द एसिडिटी और बेसिसिटी। तो वो न्यूट्रल पार्ट है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है 6.5 to 7.5 इट इज़ करेक्ट, बिकॉज ये भी एक न्यूट्रल के आसपास का हिस्सा है। यहाँ तो ना इस केस में ना तो पानी ज़्यादा एसिड होगा ना ही बेसिक होगा। तो द pH रेंज फॉर द लाइफ ऑफ द फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल इज 6.5 to 7.5. Now come on question 9. Which among the following is a major program that was started to replenish the damaged forest? देखो replenish का मतलब क्या होता है, जो फॉरेस्ट डैमेज हो चुके हैं, वहाँ के संसाधन खत्म हो चुके हैं, उसको हम दोबारा से तैयार करें। मतलब हम एक जो जानवरों के लिए और जो लोग जो ट्राइब्स होती हैं जो जंगलों में रह के अपना काम चलाती हैं उनके लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जो हम फॉरेस्ट को दोबारा से पनपा सकें, बना सकें, तैयार कर सकें। एक हिस्सा हम अपने आसपास का एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सकें जो ऑलरेडी डैमेज्ड हो चुका है उसको। तो दैट टाइप ऑफ कल्चर इज़ नोन एज सिल्वी कल्चर। तो आंसर सी इसका यहाँ पे बहुत बिल्कुल ठीक है, सिल्वी कल्चर। एग्रीकल्चर आप लोग जानते हैं खेती के लिए हम यूज़ करते हैं। टिश्यू कल्चर कुछ नए पौधों की प्रजातियों को खोजने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे जो आंसर है, जब रिप्लेनिश करने के लिए जो डैमेज फॉरेस्ट है उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिल्वी कल्चर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये सीटेट टेट में पूछा जा सकता है। इस पर आप इंपॉर्टेंट भी लिखते हैं सिल्वी कल्चर। ओके गाइज, कम ऑन क्वेश्चन 10. The main cause for
एबंडेंट कोलिफॉर्म बैक्टीरिया इन द रिवर गंगा इज। अच्छा, मैंने अभी बताया था आपको कोलिफॉर्म बैक्टीरियाज क्या होते हैं। गंगा में जो इनका ये बहुत अमाउंट में बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका मेन रीज़न क्या है? ऑप्शंस हैं डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, डायरेक्टली डिस्चार्ज ऑफ इन्फ्लुएंट फ्रॉम इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, इमर्शन ऑफ एशेस। देखो गाइज, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा मीन्स जो मल है, उसकी वजह से जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है वो गंगा रिवर में बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बैक्टीरिया का अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है, जो हमारे लिए पानी को अनसेफ बनाते हैं। ओके गाइज, तो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, रॉड शिप बैक्टीरिया होते हैं, और इसका अगर अमाउंट पानी में ज़्यादा हो जाए तो वो पानी को हार्मफुल बना देता है। नाउ क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एज ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में हम कौन सा ओल्ड एज सिस्टम यूज़ करते आ रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का? देखो, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मेन यूज़ क्या होता है? जो पानी की कमी है और पानी को इकट्ठा करना, ताकि आगे चल के हमें पानी की कमी ना हो और ग्राउंड वाटर लेवल को भी बढ़ाया जा सके। तो ये डायग्राम मैंने एक दिया हुआ है, ये सिंपल सा जो मध्य प्रदेश का एरिया है, उसमें अगर कुछ प्लेटू का पार्ट है, उसमें एक सपोज दैट एक पार्ट ऐसा रह जाता था जो थोड़ा सा ज़मीन से नीचे रह जाता था। वहाँ पे वो लोग वाटर हार्वेस्टिंग को करते थे, वाटर को इकट्ठा करने का प्रबंध करते थे। और आंसर है यहाँ पे बुंदीज, जिसको हम कहते हैं। तो ए इज़ द आंसर इन दिस केस। तो मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता था? बुंदीज। ओके गाइस, तो आंसर ए इज़ राइट। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 12। हाँ, सुरंगम्स आर द एज ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। सुरंगम्स के नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है सुरंग यहाँ पर। तो सुरंगम्स आर द एज ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंसर विल बी केरला। सुरंगम्स जो एक टेक्निक थी वाटर हार्वेस्टिंग की, ये केरला में बहुत यूज़ करी जाती थी। एक्चुअली होता क्या था, ये लोग पहाड़ों के बीच में एक बहुत पतली सुरंग का निर्माण करते थे, जिसके थ्रू जो पानी था उसका रिसाव होता था और वो एक जगह इकट्ठा किया जाता था। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द वाटर सुरंगम्स। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये कहाँ का है? केरला का। तो आंसर विल बी बी। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 13। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो पिक द आइटम दैट इज़ नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं, ऐसा कौन सा है जो नेचुरल रिसोर्स नहीं है? तो सॉइल इज़ द नेचुरल रिसोर्स, वाटर इज़ ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स, एयर इज़ ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स, बट द इलेक्ट्रिसिटी एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है। अच्छा, अगर हम इस इलेक्ट्रिसिटी को एज अ वो इलेक्ट्रिसिटी समझे जो क्लाउड्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो वो उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सिंपल इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में यूज़ हो रही है उसकी बात चल रही है। तो आंसर विल बी सी। और वैसे भी जो ऑड वन पार्ट है यहाँ पे वो सी ही हमें दिख रहा है। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 14। Which gas is formed when fossil fuels are burnt in insufficient air? हाँ, ऑक्सीजन की एब्सेंट में अगर कोई गैस प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो वो कौन सी होती है? देखो, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी कंप्लीट तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, बट अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी या इनसफिशिएंट एयर होगी, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगी, तो याद रखना गाइस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। आंसर विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारी सेहत के लिए, हमारे लंग्स को बहुत ख़राब करती है, कई तरीके की बीमारी प्रोड्यूस करती है। आप लोगों ने कई बाइक्स देखी होंगी, अगर बाइक्स या गाड़ियों की सर्विस प्रॉपर ना कराई जाए तो उनके इंजन कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल बढ़ता चला जाता है। ओके गाइस, नाउ कम ऑन क्वेश्चन 15। तो आपको क्वेश्चन 14 का याद रखना, अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है, पूरी नहीं है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगी फॉसिल फ्यूल्स जलने पे? कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 15। सरदार सरोवर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर डैम किस रिवर पे? अभी मैंने आपको शुरू में भी इस क्वेश्चन का आंसर बताया था। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला गया था, वो किसकी वजह से, जो सरदार सरोवर डैम था उसकी वजह से चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? मेधा पाटकर और बाबा आमटे द्वारा चलाया गया था। तो सरदार सरोवर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? आंसर विल बी नर्मदा। गुजरात में नर्मदा रिवर पे बनाया गया था सरदार सरोवर डैम। ओके, तो ये 15 क्वेश्चन आज मैंने आपको जो बताया, इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे, साइंस के कम थे।
मैं कोशिश करूँगा साइंस के क्वेश्चनों को और बढ़ाता चलूँगा धीरे धीरे, पर कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे देता हूँ जो बेसिकली पूछे ही जाते हैं, जैसे ये 15 क्वेश्चन हो गया, और नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे कई जगह पूछे जाते हैं। और क्योंकि सीटेट टेट के एग्ज़ाम में जो साइंस और एनवायरनमेंट का पार्ट लगभग एक साथ ही आता है, उसमें साइंस के नाम से नहीं आता है वो पार्ट, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, और आज तक 60 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो पूरी हो चुकी है, 4 पार्ट में ख़त्म करा चुका हूँ। आगे भी ये सीरीज़ मैं काफ़ी लंबी चलाने वाला हूँ, ताकि आपका सीटेट और टेट तक इतने क्वेश्चन हो जाएं कि आपका कोई क्वेश्चन उनमें छूटे ना। ओके, थैंक यू गाइस।